हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर थी उसमें पढ़ा था कि हमारे आई कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की फंक्शनैलिटी क्या होती है। दूसरा, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कैसे आइरिस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है, ऑप्टिक नर्व कैसे ब्रेन में हमारे इमेज इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है, हमारे आंख में किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, और ये भी जाना था कि हमारे आंखों में किस तरह के डिफेक्ट होते हैं। दो डिफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इज मायोपिया एंड सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। तो आज की शुरुआत हम करेंगे डिफेक्ट नंबर थर्ड से, एंड द थर्ड डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। जैसे जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आंखों की कैपेसिटी कि वो चीजों पर फोकस करे वो भी कम होती है। तो उसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। कहने का मतलब हम नजदीक की चीजों को भी उतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते जितने दूर की चीजों को भी फोकस नहीं कर पाते। इन दोनों के समस्या को एक साथ होने पर, किस चीज के कारण, एज के ओल्ड होने के कारण, यानी हमारी उम्र बढ़ने के कारण, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंख लंबे टर्म तक यूज होने के कारण हमारी सीलियरी मसल्स स्टिफ होना स्टार्ट करती हैं, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाती लेंस की फोकल लेंथ बदलने में, और साथ ही कई बार हमारी लेंस भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज करती है, हमारे आंख के अंदर रही हुई आई लेंस। वो दो रीजन होते हैं। तो रीजन क्या है? कैजुअली ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। हमारे आंखों में जो आई लेंस होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले घटनी स्टार्ट होती है, और दूसरी चीज हमारी सीलियरी मसल जो सालों से काम करने के बाद अब क्या होने लगी है, थकने लगे। इट कैन नॉट पुट दैट मच फोर्स, इसके कारण दिक्कत है। करेक्शन क्या होता है कि बाईफोकल लेंस लगाते हैं। अब ये बाईफोकल लेंस आपने शायद ही देखा होगा, बट याद दिलवाता हूं, अपने घर में दादा या फिर मॉम की भी अपनी एक चश्मे को देखो तो चश्मा का एक पूरा लेंस होगा, उसमें हाफ पोर्शन या फिर पूरे लेंस में से नीचे की छोटी सी रीडिंग रीजन, ये दो रीजन पे देखोगे कि यहाँ कोई और लेंस है और यहाँ कोई और लेंस है, यहाँ कोई और लेंस है और यहाँ कोई और लेंस है। ऐसे लेंस को हम लोग बाईफोकल लेंस बुलाते हैं, यानी एक ही लेंस में दो अलग अलग आंखों की डिफेक्ट की करेक्शन की जा रही है। यानी इंसान नजदीक में भी देखता है तो उसको दिक्कत होती है और दूर की चीजें भी देखता है, यानी इंसान बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से एक साथ स्ट्रगल कर रहा है, एंड इन दैट केस वी कॉल दैट डिजीज प्रेसबायोपिया। कब होता है? जो लोग बुजुर्ग हो रहे हो, जिनकी उम्र बढ़ रही हो एक सर्टेन लिमिट के बाद। दूसरी, क्यों होता है? क्योंकि उनकी सीलियरी मसल्स वीकेन हो रही है सालों के कंटिन्यूअस यूज के बाद, हेंस दे कैन नो लॉन्गर चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इफेक्टिवली। एंड तीसरी बात, आई लेंस खुद भी स्लाइटली इनफ्लेक्सिबल हो चुका है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले और नॉर्मल आई लेंस के कंपैरिजन में घट चुकी है, एंड दैट्स व्हाई दिस डिजीज स्टार्ट। करेक्ट कैसे करें? तो भैया कोई सर्जरी नहीं है आंख को परमानेंट फिक्स करने की। हाँ, आपकी विजन को करेक्ट किया जा सकता है आपकी आंख की डिफेक्ट के अकॉर्डिंग, एक ही लेंस के अंदर फार करेक्शन भी की जाए और नियर बाई करेक्शन भी की जाए। इससे आप खुद को क्या कर सकते हो, अपनी विजन को वापस पा सकते हो। दैट इज प्रेसबायोपिया। इस डिजीज के अलावा एक और डिजीज भी है जिसको आप हिंदी में सुनोगे तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, या फिर मिल्की आई बोलते हैं, या फिर उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? तो जैसे जैसे ओल्ड एज होता है हमारे आंखों के आई लेंस जो होती है, क्रिस्टलाइन आई लेंस, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनती है मिनरल्स की, और वो लेयर उस आई लेंस को समय के साथ ओपेक बना देती है। यानी sometime crystalline lens of eye at old people become milky and cloudy. This condition is called cataract. इसी को cataract बोलते हैं। और इस cataract के कारण पहले तो slowly लाइट की अमाउंट आपके आंखों में पहुंचना कम होता है, तो अपनी विजन की स्लो लॉस होती है, और कभी कभी कंप्लीट ब्लाइंडिंग भी होता है। समझ में आया? और इसको रिस्टोर किया जा सकता है किसके क्या करके? तो कैटरैक्ट सर्जरी करके। कैटरैक्ट सर्जरी में करते क्या है, आंख में कॉर्निया के पास यहां पर छोटा सा कट लगाते हैं, एकदम छोटा सा कट, और वो कट लगाकर अंदर में मूव करके साउंड वेव का यूज करके अपने इस कैटरैक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और फिर एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं, एंड देन इट इज फिक्स्ड।
कैटरेक्ट सर्जरी के साथ एक और काम भी मोस्टली ओल्ड पीपल में करना पड़ता है। सिंस ओल्ड पीपल की आंखों में जो लेंस होती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो चुकी है, तो उस लेंस की करेक्शन भी, लेंस भी लगाया जाता है आंखों के अंदर जाके और उसकी करेक्शन भी की जाती है। दिस टू ऑल टुगेदर इज नोन एज व्हाट, कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें ये कैल्सीफाइड, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इनके डिफरेंट कंपाउंड से बने इस कैल्सीफाइड पतले से ओपेक शीट को आपके आंखों के अंदर से आईलेंस के ऊपर से निकाल दिया जाता है और लाइट अब इजीली आईलेंस के आर पार जा सकती है, तो आप चीजों को अब देख पाते हो। दिस डिजीज इज नोन एज कैटरेक्ट। इस आई के डिफेक्ट हम लोग क्या बुलाते हैं, कैटरेक्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कैटरेक्ट। आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब आप बोलोगे ये प्रिज्म होता क्या है, तो चलिए प्रिज्म को पहले समझते हैं, फिर उससे रिफ्रैक्शन कैसे डिफरेंट है ग्लास स्लैब की कंपैरिजन में, फिर वहां के इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो चलिए देखते हैं अब प्रिज्म कैसा होता है। तो भैया प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ ग्लास होता है, तो बोलोगे हैं ट्रायंगुलर शेप, यस। और उसको आप ध्यान से देखोगे दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होती हैं, वो इस तरह से इंक्लाइंड होता है और एक तीसरा सरफेस नीचे उसको सपोर्ट करता है। यानी इस साइड में एक रेक्टेंगल, इस साइड में रेक्टेंगुलर सरफेस, नीचे एक रेक्टेंगुलर सरफेस, बीच में मटेरियल की थिकनेस, और इधर एक फ्लैट सरफेस और पीछे एक फ्लैट सरफेस। आप बोलोगे ओके, यानी प्रिज्म का फ्रंट फेस और बैक फेस ट्रायंगुलर होता है, वहीं एजेस फ्लैट सरफेस होते हैं। यस, दैट इज द प्रिज्म। अगर मैं इसको विजुअलाइज करूं किसी ग्लास स्लैब से बनाने की कोशिश करते हुए, तो गौर से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में प्रिज्म क्या है। तो चलिए मानो ये ग्लास स्लैब है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ फ्लैट ग्लास स्लैब। तो मानिए ये ग्लास स्लैब है बच्चे, इधर की फ्लैट सरफेस, इधर की फ्लैट सरफेस, ये एच बी फ्लैट, ये एच बी फ्लैट, ये एच बी फ्लैट और ये एच बी फ्लैट, कुल मिलाकर इतने फ्लैट सरफेसेस हैं। यानी अपने देखे तो 6 फ्लैट सरफेस मिलकर इस क्यूबॉइड को बना रहे हैं। इस क्यूबॉइड का मैं इस कॉर्नर को लूं और एकदम फ्लैट कट करके निकाल दूं, तो ये सरफेस फ्लैट, ये सरफेस फ्लैट, और जहां से मैंने कट किया है वो सरफेस भी क्या हो गई, फ्लैट हो गई। तो भैया ये जो कॉर्नर बाहर आया उसको मैं प्रिज्म बुलाऊंगा। प्रिज्म की 2 सरफेसेस पैरेलल होती हैं और बाकी सारे सरफेसेस एंगल्ड होते हैं और सारे सरफेसेस रेगुलर होते हैं और फ्लैट होते हैं। उस फिगर को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रिज्म बुलाते हैं। पहले क्लियर करने का प्रिज्म क्या है, समझ में आया प्रिज्म क्या है। तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ये ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल की तरह प्रिज्म दिखती है, नहीं, अगर इसको 3 डायमेंशन में देखना हो तो अपने को कैसा दिखेगा पता है, इसकी थिकनेस भी पता चलेगी। यानी इधर का फ्लैट सरफेस, इधर का फ्लैट सरफेस, इधर का फ्लैट सरफेस। बट अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे, यानी इसको किसी सरफेस पर रख के ऊपर से हम देखेंगे, तो हमको परफेक्टली ये क्या दिखेगा, ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेगा। इट विल लुक लाइक अ परफेक्ट ट्रायंगल। तो चलिए ये रहा प्रिज्म हमारा टॉप व्यू से। किससे, टॉप व्यू से, टॉप व्यू। ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। जरा गौर से देखिएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 एक दूसरे पर किसी एंगल से इंक्लाइंड, इसी को मैं ए से बुलाता हूं, और ये ए क्या होता है, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, और कभी कभी इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है। और इस नीचे वाले एज को हम लोग बेस बुलाते हैं, और ये इस जिस फेज में अभी खड़ा है इसको अपराइट प्रिज्म बोलते हैं। यानी ये प्रिज्म अभी सीधा है, बट अब नोटिस करो कि ग्लास स्लैब और इससे रिफ्रैक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। अब बोलोगे कैसे, तो ग्लास स्लैब में
लाइट जब एंट्री करती थी और जब मूव करती थी तो बीच में जो मीडियम अवेलेबल रहता था, ग्लास जिससे लाइट को ट्रैवल करना है, वो मीडियम टॉप से लेकर बॉटम तक इक्वल अमाउंट में हर एक लाइट रे के लिए अवेलेबल था। आप बोलोगे यस यस दैट वाज ट्रू, बट यहां पर जब लाइट रे मूव करेगी बच्चे, तो ऊपर से नीचे मूव करते हुए मीडियम के अमाउंट इंक्रीज करेगी और लाइट कितना स्लो डाउन हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। अब बोलोगे और हम तो थोड़े कॉमन सेंस लेके चलते हैं कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए सेम मीडियम की डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती हैं। डिफरेंट इंडिसेस होने के कारण लाइट डिफरेंट वैल्यू से स्लो डाउन होगा। अगर लाइट, व्हाइट लाइट सन से निकल रही है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि सन 7 कंपोनेंट से बना है, न्यूटन ने प्रूव किया था इसको। तो 7 कलर्स जो होंगे उसके, वो क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट लेवल से रिफ्रैक्ट होंगे और वो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। तुम बोलोगे अच्छा, यानी एक कलर की लाइट मारो तो सेपरेट नहीं होगा ना। एक कलर की लाइट मारोगे तो दोनों सरफेस में ऐसी रिफ्रैक्शन होगी कि ये लाइट रे सेम डायरेक्शन में बेंड हो, और वहां जहां ही व्हाइट लाइट आप डालोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले इस फैक्ट को आप लिख लीजिए कि सेम मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखती है, अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए। क्लियर है? तो ये अपने दिमाग में आप रखोगे तो आपके लिए कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कई बार ये डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूं कलर्ड कंपोनेंट के लिए VIBGYOR। विबग्योर मतलब वो 7 कलर जो हमारे व्हाइट लाइट के कंपोनेंट हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर मैं यहां से यहां मूव करूं, यानी कंपेयर करो इनमें आगे बढ़ते हुए, तो वियर्ड बात जानिएगा आप, वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और मैं अगर यहां से यहां मूव करूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। यानी फ्रीक्वेंसी जिस लाइट की ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उसके कंपैरिजन वाले लाइट से कम होने वाली। अब बोलोगे ओके ओके आई गॉट इट। इससे रीजन क्या है? देखो बच्चे, जिससे लाइट की वेवलेंथ जितनी बड़ी होती है या फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है, वो कम स्लो डाउन होता है। यानी फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी मीडियम आपको दिया गया हो तो उसके लिए एक बात फिक्स्ड कर लो, क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन for violet color, refractive index for indigo, refractive index for blue, refractive index for green, refractive index for yellow, refractive index for orange and refractive index for red। ये सब के सब सेम मीडियम से अलग अलग होंगे। बोलोगे कैसे अलग अलग होंगे बताइए? बेटा सबसे ज्यादा स्लो डाउन वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और वेवलेंथ लोएस्ट है, दैट इज वायलेट। उससे थोड़ा तेज चलेगा लाइट इंडिगो, उससे थोड़ा और तेज चलेगा ब्लू, उससे थोड़ा और तेज चलेगा ग्रीन, उससे और थोड़ा तेज चलेगा येलो, उससे और तेज चलेगा ऑरेंज, और सबसे लास्ट में रेड। यानी रेड सबसे तेज चलेगा, इसलिए रेड में मिनिमम डेविएशन देखा जाता है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में अगर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसीज आप भेजते हो तो यही होता है। बट इसको बढ़ाएं कैसे, इसको विजिबल कैसे करवाएं? पैरेलल ग्लास में तो एक सरफेस से जितने लाइट सेपरेट होते हैं, सिंस उसको चलने के लिए बराबर डिस्टेंस मिलता है, तो वो अदर सरफेस से ज्वाइन टुगेदर होकर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दोनों सरफेस पैरेलल है। स्नेल्स लॉ का यूज करके देखोगे तो इंसिडेंस एंट्री की एंगल और बाहर निकलने की एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो दोनों इक्वल आ जाता है पैरेलल सरफेस होने का। पर यहां जानबूझ के उस सरफेस को पैरेलल नहीं इंक्लाइन किया गया है ताकि लाइट एंट्री करे तो वो सक्सेसिवली लंबी पाथ को कवर करे
और स्लो डाउन हो लाइट की डिफरेंट कंपोनेंट्स। आप बोलोगे कैसे? वी विल सी दैट इन जस्ट द न्यू स्लाइड। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड्स कम्स हियर। अगर हम लोग गौर से देखें तो लाइट वेव्स दो तरीके के होते हैं। पहला को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज। अब इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द के मतलब को समझते हैं। क्रोमा मतलब कलर होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, यानी ऐसी लाइट की सोर्स है जिसमें सिर्फ एक कलर का कंपोनेंट ही है, सिंगल कलर की लाइट है। यानी इस लाइट में हर एक रेज की वेवलेंथ फिक्स रहेगी और फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, और वो हर एक लाइट रे के लिए ट्रू रहेगी। इसलिए ये पर्टिकुलर यूनिक कलर का लाइट है, यानी लाइट ऑफ सिंगुलर कलर, लाइट ऑफ सिंगल फिक्स्ड कलर। यानी ये लाइट मल्टीपल कलर से नहीं बनी है, ये एक सिंगल फिक्स्ड कलर से ही आउटकम आई है। इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। यानी इसके पास जितने भी रेज हैं सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, और सारे लाइट रेज के लिए उनकी स्पीड किसी मीडियम में भी सेम रहेगी। यानी अगर एक लाइट रे स्लो डाउन हुआ है तो दूसरी भी स्लो डाउन उतनी ही होगी, तीसरी भी उतनी होगी, यानी सबके सब सेम पाथ को ट्रेवल करेंगे, कोई भी लॉन्गर या शॉर्टर पाथ नहीं लेगा। तो मैं प्रिज्म बता रहा हूं कि एक लाइट रे किसी एक कलर का हो तो वह कैसा बिहेव करके जाएगा, और फिर व्हाइट लाइट कैसा है वो हम आगे जानेंगे। ये है बेस। मोस्टली प्रिज्म ग्लास से बनी होती है, तो अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है? अब चलिए अपने लोग लाइट रे को लाते हैं। लाइट रे आया, हिट किया। आप जानते हो कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? ये रहा हमारा नॉर्मल टू द सरफेस। क्या है ये बेटा? नॉर्मल टू द सरफेस। अब आप अगर जानते हो तो आपको पता होगा इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए, बट सिंस बाहर में एयर है जो कि रेयर मीडियम है, अंदर में ग्लास है जो कि डेंस मीडियम है, तो हम लोग जानते हैं कि रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने पर पुरानी पाथ लाइट रे मेंटेन नहीं कर पाती। रिफ्रैक्शन के कारण वो ऐसी पाथ चूज करती है जो पहले से शॉर्टर है। दैट मीन्स इट विल बेंड इटसेल्फ टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सीधा नहीं जाके नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो गई। अब आपके पास एक और प्रॉब्लम आया। क्या? कि अब एक और सरफेस आया रिफ्रैक्शन का, जिसमें लाइट रे सीधी निकल सकती थी यहां से सीधी, बट देखो ये डेंस टू रेयर जा रही है, तो ये सीधी तो पुरानी पाथ को कवर नहीं करेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रही है, लाइट की स्पीड बदल रही है। तो लाइट ऐसे रास्ते चुनेगा जो पहले से ज्यादा लॉन्गर हो, यानी वो नॉर्मल से दूर भागेगा। अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर जिधर थिकनेस ज्यादा है लाइट रे उस तरफ बेंड हो जा रही है। कंडीशन गिवन, बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होनी चाहिए और अंदर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी चाहिए। जरा गौर से देखना जो बोल रहा हूं। लाइट रे आती है और सक्सेसिवली ये बेंड की जाती है, कहां जाने के लिए? बेस की तरफ। कब? जब बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कम हो, और अंदर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। नोटिस करना, सेम डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा है। वहीं पर पैरेलल ग्लास स्लैब में एक सरफेस दूसरी सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन करवाती थी, एंड इन दैट केस लाइट रे जो थी बाहर निकलने वाली इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया था, वो दोनों पैरेलल हो गए थे, और लाइट रे सिर्फ बाजू में शिफ्ट हुई थी, उनकी डायरेक्शन नहीं बदली थी। सिंस यहाँ डायरेक्शन बदली है तो अपने एक चीज फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे वो फाइंड करते हैं? तो इंसिडेंट रे ये वाली है, अपने इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये जो बाहर निकली है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, अपने उसको आगे बढ़ाते हैं।
और इन दोनों के बीच में जो ये बड़ी एंगल बनती है, ये बड़ी वाली एंगल को अपने लोग क्या बुलाते हैं? दिस बिगर एंगल इज नोन एज डेल्टा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हमारी लाइट रे इस प्रिज्म से पास करने के वक्त में एंट्री करने और एग्जिट लेने में कितने एंगल, कितने डिग्री डेविएट हुई? ये ऐसी थी और ऐसी हो गई, ऐसी एंट्री की और ऐसी हो गई, तो कितने एंगल घूमी? इतने एंगल घूमी। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये टॉप वाली एंगल जो होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, और नीचे बेस होता है। तो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन ऑकर्स थ्रू अ प्रिज्म। इस डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स का नाम और उसको क्यों बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अगर आप इस रफ फिगर को नोट डाउन करना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप कर लीजिए। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो भाई साहब एंट्री मार रहे हैं, ये जो भाई साहब एंट्री मार रहे हैं प्रिज्म के अंदर, अपने इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। जो ये एंट्री मार रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? इंसिडेंट बीम। अब ये इंसिडेंट बीम जब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर टक्कर मारेगी तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल को बोलेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां पर लाइट रे क्या है? इंसिडेंट है। क्लियर है? अब समझते हैं। नेक्स्ट ये हुआ। अब अगला हम लोग समझे तो क्या होगा? अब एंटर हुई तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्ट होके लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा नजदीक आते हुए आते हैं। नॉर्मल से नजदीक क्यों आते हैं भाई? तो रेयरर टू डेंसर। अब अगले सरफेस पे हिट करते हैं। अब ये अंदर की जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको एंगल ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो बाहर आया, तो जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, समझ में आ रहा है? और जो ये बाहर रे बाहर आती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे या इमर्जेंट बीम, और ये जो एंगल बनती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन भी आप देखो, इसको बताया गया है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म तो क्लियर है ही, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकते हैं। यहां इस फिगर के एग्जांपल में 60 डिग्री। तो आप अच्छे से इस डायग्राम को ड्रॉ करो, और ये जो बॉटम होता है इसको बेस बुलाते हैं। ये एग्जांपल है अपराइट प्रिज्म का, कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे मीडियम की अमाउंट बढ़ती जाती है, लाइट रे भी बेंड होती है उस थिकर बेस की तरफ। कंडीशन क्या है? बाहर रेयरर होना चाहिए और अंदर डेंसर होना चाहिए, मीडियम। क्लियर है? टेक इट डाउन। ये ठहरा अपना प्रिज्म। हाउ टू ड्रॉ इट? तो केयरफुली ड्रॉ कैसे करें, ये जानने के लिए अपने को ध्यान देना पड़ेगा। आप एक रूलर लेना, सबसे पहले क्या लेना? रूलर लेना। उसके बाद एक इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ कर देना है। क्या करना है? एक इंसिडेंट रे आपको क्या करना है बच्चे? ड्रॉ कर देना है। तो मैं इंसिडेंट रे चूज कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां, यह सरफेस पर टकराया। अब बोलोगे ओके सर, इंसिडेंट रे तो आपने चूज कर लिया, आप ये बताओ कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका बड़ा इजी होता है। जो भी आप स्केल लेते हो, एनी स्केल यू टुक, उसको रख देने का, और फिर सेट स्क्वायर यूज करके नॉर्मल ड्रॉ कर देने का। या फिर आप इसी स्केल का यूज करके नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? तो स्क्वायर को टर्न करो, टर्न करो। मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक, कि नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ करना पड़े तो कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ नहीं, आपको मैच करना है
इस बीच की कटिंग को देखिए, ये जो 9 और 10 कहीं भी स्केल आती है वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ही कट होती है, आपको उसको इस सरफेस के पैरेलल ले आना है, एकदम परफेक्ट मैच रहना है। देखो इस लाइन को और इस सरफेस की एज को हमको पैरेलल करना है। अभी पैरेलल नहीं है, देखिए नहीं है, थोड़ी है, तो थोड़ी हम मूवमेंट करेंगे ताकि पैरेलल हो जाए। अब देखिए परफेक्ट पैरेलल हो गया। अब स्केल को स्लाइड कीजिए और भैया हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट नॉर्मल। क्या आ गया, परफेक्ट नॉर्मल। क्लियर है। अब हम ये बात जानते हैं कि बाहर में क्या है, रेयर मीडियम है, एयर है, तो भैया सेम एंगल से तो अंदर नहीं आएगा, तो सेम एंगल से नहीं आएगा तो इट विल गेट टर्न टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हमने बना लिया, अब अपने को जानना है कि टर्न किया तो कैसा बिहेव करेगा, ये ऐसा बिहेव करेगा। थिंक अबाउट इट, कि नॉर्मल की तरफ मूव कर गया। आप बोलोगे ओके दिस इज वेरी गुड। अब क्या करना है, अरे भैया अब उस सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, कहां से, डेंसर से रेयरर में, तो अपने को वहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिमिलर वे, अपने लोग इसको लेंगे और तब तक इसको अलाइन करेंगे जब तक पैरेलल ना हो जाए। किसकी, स्केल की जो डिवीजन लाइन होती है और ये, और भैया हम यहाँ से क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, क्या, नॉर्मल। अब हम जानते हैं कि अवे फ्रॉम दी क्या होगी, नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल करने के लिए हम सेम पाथ में नहीं ले जाकर फार रखते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो रैंडमली चूज कर रहे हो, इसलिए मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ क्योंकि प्रिज्म किससे बनी है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मेरे पास नहीं है अभी डेटा। सो आई एम ड्राइंग अ लॉजिकल ग्राफ विच मेक सेंस थ्रू द लॉजिक। ठीक है। अब अपने को एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो उसकी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। ये देखिए एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना हो तो अपने को डॉटेड लाइन से इसको पीछे करना पड़ेगा। क्यों, ये इमर्जेंट है। क्लियर है। और भैया इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी पुरानी वाली रे से जो एक्चुअल रे थी। समझ में आ रहा है। अब ये इंसिडेंट रे के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके मेरे को क्या करनी होगी, इक्वेट करनी होगी। तो लेट मी स्टार्ट डूइंग इट। आप बोलोगे कि ओके, तो आप इरेज किसको करोगे, मैं इसको इरेज करूंगा। क्यों, ये इंसिडेंट रे की लाइन ऑफ साइट है और ये है हमारी कौन सी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो बाहर आया उसको क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ये जो अंदर गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है। तो आप देखोगे तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है और कुछ नहीं। और ये वाली एंगल क्या होती है, प्रिज्म एंगल। अब आप बोलोगे ओके तो इस तरह से हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। यस, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया हाँ तो इजी तो है, हाँ इजी है, पर कंडीशन क्या है वो समझो। इजी इसीलिए है क्योंकि ये लाइट रे सिंगल कलर का है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। तो तुम बोलोगे कि कोई दूसरा तरह का भी लाइट रे होता है क्या? यस, हमारे सूर्य से निकलने वाली सफेद किरणें जो इस दुनिया में चीजों की कलर को, इस सन से निकलने वाली व्हाइट लाइट जो इस वर्ल्ड के हर एक ऑब्जेक्ट को कलर देती है, दैट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। उसमें सिर्फ एक कलर, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ की लाइट नहीं होती है, उसके अंदर पूरे के पूरी स्पेक्ट्रम लाई करती है। स्पेक्ट्रम मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेज। और जो अपने को विजिबल होते हैं 7 कलर्स, उनकी कॉम्बिनेशन, उससे वो व्हाइट दिखता है और वो 7 कलर विजिबल रेंज कहलाते हैं। और उसके अलावा जो ऐसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है जो ह्यूमन आई डिटेक्ट ही नहीं कर सकती, अपने उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल रेंज। उसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि इंफ्रारेड कैरीज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट थ्रू स्पेस। स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है जो हीट को कैरी करेगा, फिर भी लाइट रे है एक,
जो इनविजिबल है, इनविजिबल रेंज का है, रेडिएशन का रे जो उस हीट एनर्जी को कैरी करे, वो है इंफ्रारेड, हीट कैरी करने वाला। और वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करने वाला है एक, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट से थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, जो भी विजिबल नहीं है। और उसके कारण से मेलानोमा, स्किन कैंसर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस होती हैं, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी होती है उस रेज में, जो आपके सेल्यूलर हेल्थ को डिफर कर सकता है, अल्टर कर सकता है, बदल सकता है। तो हम अभी सिर्फ विजिबल रेंज की रेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब प्रिज्म के अंदर लाइट भेजेंगे और हमको उसका इफेक्ट दिखेगा, तो हमको तो रियल लाइफ में इफेक्ट दिखेगा। वी डू नॉट हैव स्पेक्ट्रोमेट्री की ट्रेनिंग, हम लोग के पास स्पेक्ट्रोमेट्री की ट्रेनिंग तो है नहीं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो दिखेगा तो नहीं। तो उससे अवॉइड करने के लिए सिर्फ मैं बात करूंगा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज की और पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्सेज की। पॉलीक्रोमेटिक मतलब मल्टीपल कलर के साथ लाइट सोर्स, तो लिख लीजिएगा पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स, पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स, पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसका मतलब पॉली मतलब मल्टीपल, क्रोमेटिक मतलब कलर्स, लाइट सोर्स मतलब कंटेनिंग द लाइट। तो सन एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उससे जो व्हाइट लाइट आती है वो 7 विजिबल कलर से बनी होती है और ढेर सारे इनविजिबल कंपोनेंट से बनी होती है, जिससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है राइट नाउ। तो अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंटर करते हैं। अब इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सिंपल सी बात जानो कि व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म के थ्रू, अपराइट प्रिज्म के थ्रू भेजते हैं अपने लोग, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट ज्यादा और कम बेंड करती है। हम जानते थे कि इसी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगी, तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड किया तो सबसे नीचे पहुंचा। उसके ऊपर उससे थोड़ा कम बेंड हुई इंडिगो, उससे थोड़ा और कम बेंड हुआ ब्लू, उससे थोड़ा और कम बेंड हुआ ग्रीन, उससे थोड़ा और कम बेंड हुआ येलो, उससे थोड़ा और कम बेंड हुआ ऑरेंज, और सबसे कम बेंडिंग रेड का आता है। यानी अगर कोई इंसान पूछे कि सातों कंपोनेंट में एंगल ऑफ डेविएशन को अरेंज करो, तो हाईएस्ट एंगल ऑफ डेविएशन किसकी आएगी? तो वो आएगी वायलेट की। क्यों? क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा बेंड किया है किसके तरफ? बेस की तरफ, बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ। और वही सबसे कम बेंडिंग किसकी आएगी? रेड। इसीलिए यही वो रीजन है कि आपके ट्रैफिक लाइट जो होते हैं बच्चे, उनकी कलर चूज की गई है रेड, ऑरेंज और येलो एंड ग्रीन। क्यों? अगर मेरे को पूरी रो ऑफ पीपल को रोकना है तो मेरी ऑब्जेक्टिव क्या होगी? मैं ऐसे लाइट में सिग्नल भेजूं जो लास्ट लोगों तक पहुंचे। एंड वी नो दैट कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण सबसे कम स्लो डाउन रेड का होता है, तो हम विजिबल लाइट में रेड को यूज करेंगे ताकि वो दूर तक सबको एक ही इंस्टेंट में दिख जाए। वो होने के बाद अपने को लोगों को बताना है कि जाने के लिए तैयार हो जाइए या स्लो डाउन हो जाइए, स्लोली स्लोली मूव करना। तो हम कैसे बताएंगे? तो किसी भी ट्रैफिक में आगे के एरिया आप पहले क्लियर करोगे तो पीछे के लोगों को जगह बनेगी। तो आप ऐसे लाइट रे को चूज करोगे जो थोड़ी दूर तक अनडेविएटेड जाए, बाद में धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी घटे, इसलिए ऑरेंज। और जब गो बोलोगे तो आप आगे वाले लोगों को निकलने देना चाहते हो, ये कभी नहीं चाहोगे कि सब लोग एक साथ निकले। कोई स्पीड अप करेगा तो आगे से कोलाइड करेगा, इसलिए आपने ग्रीन यूज किया, वन ऑफ द स्लोएस्ट सिग्नल। वो मीडियम में आता है। देखो पूरी स्पेक्ट्रम के, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कि इन 7 फ्रीक्वेंसी से मिलके लाइट रे बनी है हमारी व्हाइट लाइट जो सन की होती है। आप बोलोगे ओ दैट्स व्हाई हमारी ट्रैफिक सिग्नल इस कलर की है। हाँ, दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। इसीलिए आप देखोगे कि आंखों में ज्यादा विजिबल हो सके और चुभे नहीं, इसलिए येलो कलर की मोस्ट ऑफ दी टैक्सीज होती है, बच्चों को आपको ले जाने वाली स्कूल वैन्स होती हैं, हॉस्पिटल, मोस्टली हॉस्पिटल के बाहर जो कर्टन्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ताकि दूर से लोगों को पता चल जाए कि यहाँ हॉस्पिटल है, और इसलिए लोग हॉन्क ना करें, उस एरिया में हॉर्न ना बजाएं। सो देयर इज ऑल मीनिंग। इवन ट्रैफिक स्टॉप्स पर जो बैनर लगे होते हैं, जो कोन्स लगे होते हैं रोड पर लोगों को रोकने के लिए, उनकी कलर भी ऑरेंज और येलो ही होती है, ताकि दूर से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपको दिख जाए कि आपको स्लो डाउन होना है। तो भैया फेनोमेना किस चीज का? तो व्हाइट लाइट का घुसना प्रिज्म के अंदर और अपने 7 कंपोनेंट में ब्रेक कर जाना। क्यों? क्योंकि अनइवन क्या हो रही है? यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो नीचे वाली लाइट रेज जो कंपोनेंट होंगी वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होंगी, ऊपर वाली कम रिफ्रैक्ट होंगी। हेंस 7 कलर की कंपोनेंट सेपरेट हो गई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
जो कलर आते हैं वो आते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस सीक्वेंस ऑफ कलर को हम लोग रिमेंबर करते हैं ये बोल के विबग्योर, और इस बैंड ऑफ 7 कलर को हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यहां पर वो इंडिविजुअल कलर्स हैं। अब इस बात को देखने के बाद न्यूटन बाबा के दिमाग में एक चीज आया कि व्हाई नॉट मैं एक सीधा प्रिज्म के बाजू में एक उल्टा प्रिज्म डाल दूं, तो सारे लाइट रे अभी बेस की तरफ जाके स्प्लिट हो रहे हैं, उस केस में सारे लाइट रे फिर बेस की तरफ बेंड होकर ज्वाइन टुगेदर होते हैं। होना तो चाहिए। अगर आउटपुट में व्हाइट लाइट मिला तो हमने जो लॉजिक किया वो लॉजिक सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बाय मिस्टेक 7 लाइट निकली है और चीजें वही हुई। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। इसमें क्या किया गया कि एक वॉल बनाई गई ब्लैक कलर की, इसमें छोटा सा टाइनी सा होल किया गया ताकि व्हाइट लाइट की एक बीम आए, और देखा गया कि जो प्रिज्म अपराइट है वो उसको स्प्लिट करती है, बेस के साइड वायलेट होता है और ऊपर साइड रेड होता है, और जो रिवर्स प्रिज्म है सेम ऑर्डर में रिफ्रैक्ट करती है, लेकिन सबके सब ज्वाइन होते हैं, बाहर आते हैं। अब व्हाइट लाइट आती है, यानी व्हाइट लाइट जरूर 7 कलर से ही बना है, यही कंफर्मेशन हुई थी। और अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आप देखोगे कि एक प्रिज्म ऐसे रखो और उसके टच करके दूसरा प्रिज्म रखो, क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विथ देयर साइड्स व्हाट? पैरेलल, और पैरेलल साइड से इक्वल रिफ्रैक्शन होने के कारण जितने लाइट स्प्लिट होंगे उतने ही वो जॉइन टुगेदर होके बाहर आ जाएंगे। सो दिस वाज एन ऑब्वियस थिंग। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। यानी एक अपराइट प्रिज्म रखकर हम लाइट को स्प्लिट करते हैं और उसको जॉइन टुगेदर करने के लिए एक इन्वर्टेड प्रिज्म को उसके बाजू में रख दें, तो लाइट रिकंबाइन होकर फिर से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंट कलर्स रिकंबाइन करके, VIBGYOR। क्लियर है? तो भैया जो सन से आप व्हाइट लाइट प्राप्त करते हो, जो सन से व्हाइट लाइट आप पाते हो, वो 7 कलर के कंपोनेंट से बना है, और उसी कारण से चीजों पर जब वो व्हाइट लाइट फॉल करती है तो उस ऑब्जेक्ट में जो पिगमेंटेशन है, जो डाई है, उसके कारण से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पहुंचती है और हम परसीव कर पाते कि दुनिया का कलर कैसा है, चीजें किस तरह से एक्चुअली दिख रही हैं। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट रेनबो फॉर्मेशन। अब बोलोगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे भाई, बताओ। रेनबो फॉर्मेशन जो है ना, वो व्हाइट लाइट की एक स्पेक्ट्रम ही हमको स्काई में प्रोजेक्ट होते हुए दिखती है, उसको रेनबो बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये बनता कब? रेनबो कब बनता है? जब थोड़ी सी बारिश हुई हो और बहुत ही छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर के हों, बिल्कुल इस तरह से रेन के ड्रॉप हो हमारे पास। अगर इस तरह का रेन ड्रॉप हमारे पास रहेगा तो जिधर बारिश हो रही है और एक तरफ सन है, सन की रोशनी उस बारिश पर हिट करेगी, यानी ये ठहरा हमारा सन जिससे ब्राइट लाइट बाहर आ रही है, और उसकी लाइट रे हिट की, वो सबसे पहले इंटर करेगा इसके अंदर। यस, और अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी छोटी सी ड्रॉपलेट ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद पूरी की पूरी लाइट रे को अंदर के वॉल में क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आप बोलोगे ये कब होगा? ये कब होगा? लॉजिक लगाओ आप। ये ठहरा आपके सामने सरफेस, अपने इस एंगल से लाइट मारेंगे तो यहां दूर जाएगा, अपने अगर एंगल थोड़ा बढ़ा दें तो ये और दूर जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा ना कि लाइट मारो और वो अंदर ही रह जाए ट्रांसपेरेंट मीडियम के। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार और समझाता हूं, मैं एक नई स्लाइड क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है बताता हूं। ये है मीडियम 1, 2 और ये मीडियम 1 है। अब यहां पर डिफरेंट लाइट रेस, एक लाइट रे को ऐसा भेजा, स्लो डाउन हुआ पर सीधा चला गया स्नेल्स लॉ के कारण। क्या है स्नेल्स लॉ? साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1। देखना लाइट में पड़ा था। अब मैं थोड़ी सी एंगल बढ़ाता हूं, किसकी? इंसिडेंस की। I 0 डिग्री रख के थोड़ी एंगल रखता हूं, हमको पता है थोड़ी सी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। मैं थोड़ी और एंगल बढ़ा दूं, हेयो, तो मैं देखूंगा ये थोड़ा और दूर जाके डेविएट होगा। अरे भाई कलर सही हो। हाँ, अगर मैं एक एंगल पे पहुंचूं तो मैं देखूंगा ये रिफ्रैक्ट होके यहां से निकल गया भाई, यानी ये दूसरे मीडियम में पहुंचे नहीं, बाउंड्री पर से निकल गया। और इससे थोड़ी भी एंगल में बढ़ाऊंगा तो सारी लाइट रे अंदर आ जाएगी। दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे ओके 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 ओके, तो वो इंसिडेंस एंगल जिस पर लाइट
90 से निकल गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, उसको मैं क्रिटिकल एंगल बुलाता हूं, क्रिटिकल एंगल। आप बोलोगे ओके क्रिटिकल एंगल, हाँ। अब समझो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो सिंपल फेनोमेना होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे की स्लो डाउन होना, बेंड होना, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे में जाता है। लेकिन जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाती है क्रिटिकल एंगल से, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझने का, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बराबर होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन एक और प्रॉब्लम तो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग कंडीशन। ग्रेजिंग कंडीशन, ग्रेजिंग कंडीशन मतलब बोलते हैं ना चिपक के निकल जाना। ये दो मीडियम है, उसकी बाउंड्री से ये लाइट पास कर गया, ना मीडियम 1 में है ना मीडियम 2 में है, वो कंडीशन होगा। लाइट passes through the interface of two media, through the interface of two media। टू मीडियम यानी दोनों मीडियम के इंटरफेस पर ये गुजर जाता है। जिनको लिखना है वो लिखिएगा। एक और पॉइंट लिख सकते हैं डायग्राम बना के कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करता है बच्चा, इंक्रीज करता है। पर इसकी एक लिमिट होती है और वो हाईएस्ट लिमिट है 90 डिग्री। वो 90 डिग्री पहुंचते ही बाउंड्री से निकल जाता है और जहां इंसिडेंट एंगल और आप बढ़ाओगे, सारी लाइट जिस मीडियम से रोशनी शुरू हुई थी उसी में वापस आ जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जरा नोट डाउन कर लो, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब अपने लोग वापस निकलते हैं कहां पर, जहां पर हम एक्चुअली थे। दैट इज दिस, यहां पर हम एक्चुअली थे। तो सनलाइट है, सनलाइट इधर, मैं जिधर खड़ा हूं उधर सन है और उधर सामने बारिश की बूंदें गिर रही हैं। लाइट रे ये लगेगा बूंदों पर, बूंदों के अंदर एक बार क्या होगा, एक बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। जरा गौर से देखो क्या हुआ है। मैं येलो से कुछ ड्रॉ करूंगा, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। क्यों? ऊपर कम मीडियम, नीचे ज्यादा मीडियम, तो लाइट स्प्लिट होना स्टार्ट करेगी, वो टकराएगी बाउंड्री पर। और दूसरी बार सेकेंड प्रिज्म का इफेक्ट है, ये लाइट रेस को और स्लो होने का जगह मिल गया, ये और स्प्लिट होगा और बाहर आते ही आप देखोगे क्या, तो भैया सन जिधर खड़ा है उस सन के जस्ट पीछे आपको एक आर्क दिखेगी कलर की। जो आर्क में आपको क्या दिखेगा, बैंड ऑफ 7 कलर की कंपोनेंट, जिसको हम लोग रेनबो बुलाते हैं। क्लियर है? यानी उस बैंड में फर्स्ट बार जब इंटरनल रिफ्लेक्शन तो वायलेट नीचे था और सेकेंड टाइम जब रिफ्लेक्ट हुआ तो वायलेट ऊपर आ गया, तो रेड अपर बैंड में दिखेगी और वायलेट नीचे के बैंड में दिखेगी। अब समझने का, पहली बार जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो रेड ऊपर वायलेट नीचे, दूसरी बार हुआ तो रेड ऊपर वायलेट नीचे और बाहर आने पर भी रेड ऊपर और वायलेट नीचे। तो आउटर आर्क में आपको रेड दिखेगा, इनर आर्क में आपको वायलेट दिखेगा और बीच में बाकी सारे कलर के कंपोनेंट्स दिखेंगे। एंड दिस शेप इज नोन एज रेनबो। हमेशा रेनबो सन के अपोजिट और ड्रॉपलेट के अदर साइड में आता है, यानी सनरे हिट करके रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? तो भैया ये देखने का, नोट डाउन करने का, अगर नोट डाउन करने की इच्छा है तो। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगली टॉपिक जो है वो है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वो रिफ्रैक्शन जो हमारी एटमॉस्फेयर करती है। क्यों? क्योंकि जो हैवियर और डेंस गैसेस हैं
वो धरती के नजदीक रहते हैं और जैसे हम ऊपर जाते आते हैं लाइटर और रेयरर गैसेस मिलते जाते हैं। तो आप बोलोगे ओ इसका मतलब जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो धरती के नजदीक और धरती के ऊपर बढ़ते हुए अलग होते हैं, तो लाइट रेज भी तो रिफ्रैक्ट करते होंगे। तो उन्हीं सब फेनोमेना से जो चीजें हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं अपने उसी को पढ़ने वाले हैं। तो पहली फेनोमेना जो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार क्यों होती है भैया? तो भैया सिंपल अगर समझना हो तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड से अब बताता हूं कैसे। अब आपके आसपास की हवा क्या हो रही है? बह रही है। उसी तरह हर एक एयर की लेयर फ्लोइंग होती है, यानी एवरी हाइट पर जो एयर की थिकनेस होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही होती है, यानी हर एक लेवल पर थोड़ी थोड़ी ऑप्टिकल डेंसिटी बदल रही होती है। अब उससे प्रॉब्लम क्या आता है देखते हैं। उससे प्रॉब्लम ये आता है कि मानो स्टार यहां पर था और लाइट इधर एंटर की फर्स्ट ईयर में, तो ऊपर रेयरर इधर डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, रेयरर देन डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, देन नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अब देखो हमने ना, हमको सीधा देखने की आदत है, तो हमने कहां देखा स्टार को? यहां देखा। असल में है कहां? इधर है। तो हमारी पोजीशनिंग तो पूरी गलत निकली ना बाबा, यानी हमने जहां भी उसको ऑब्जर्व किया वो गलत ऑब्जर्व किया। ये धरती पर हम खड़े एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स और वो गलत लोकेशन। अब समझो ये लेयर भी फिक्स्ड नहीं है, हवा बहने के कारण ये लेयर भी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तो क्या होगा? कभी ज्यादा बेंड होगा लाइट, कभी कम बेंड होगा लाइट, कभी यहां दिखेगा, कभी शिफ्ट होकर 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 यहां दिखेगा। और अगर हम एक जगह खड़े हैं तो लाइट जब अपनी पाथ बदलेगी तो गारंटी है क्या हमारे आंखों तक पहुंचेगी? नो। तो सबसे पहले तो हमको स्टार की पोजीशन गलत दिखती है और एयर की मूवमेंट के कारण कई बार उस पोजीशन को बताने के लिए जो लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंच रहे हैं वो भी नहीं पहुंचती, और इसलिए लाइट हमको कभी ऑन दिखता है तारों का, कभी ऑफ दिखता है, कभी ऑन दिखता है, कभी ऑफ दिखता है। क्या एक्चुअली में लाइट ब्लिंक कर रहे हैं स्टार्स? नो। स्टार एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ लाइट है, बट उससे हमारी दूरी इतनी ज्यादा है और बीच में इतनी वेरिएशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट लेयर के बीच में कि पोजीशन भी हम लोग को रॉन्ग फील होता है। और सेकंड, वी ऑल्सो सी इट ब्लिंकिंग। तो वही रीजन थियरी के फॉर्म में इधर इट इज रिटन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंट लेयर की अलग होती है और इसके कारण हम लोग के हर एक थोड़े से एरिया के बाद एक मीडियम अलग बन जाती है। दूर का जो स्टार होता है वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, उससे बीम ऑफ लाइट आती है और हर एक सेकंड अलग अलग रिफ्रैक्ट होती है, तो कुछ बार हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, कुछ नहीं होती। और जितना ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर रेयरर होता है, नीचे डेंसर होता है, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होते जाती है। तो ड्यू टू दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अलग होता है एक्चुअल पोजीशन से। और दूसरी चीज, हमको कभी कभी वो लाइट मिलती भी नहीं है हमारे आंखों तक, तो लाइट हमको ऑन ऑफ होते भी दिखता है। सो दैट वाज द होल लॉजिक। आपके पास 2 मिनट का समय है, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग जाने वाले हैं वो टॉपिक होगा एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। तो समझने की कोशिश करते हैं। जहां भी हम लोग रहते हैं ना बच्चे, ये है अर्थ। अगर हम लोग यहां पर सिचुएटेड है तो हमारी होराइजन लाइन ये होगी। इससे ऊपर अगर सूरज दिख गया तो सुबह हो गई, और इससे नीचे सूरज चला गया तो शाम हो गई। समझ में आया? जिधर भी तुम खड़े रहते हो अपने हॉरिजॉन्टल फेस में देखते हो, तुमको वहां हॉराइजन दिखती है, सनराइज एंड सनसेट। तो आपके रिस्पेक्ट की बात चलेगी यहां पर। तो भैया मैं इसको इरेज करूंगा और जो बताया हुआ है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब समझिए आप अर्थ पर एक पोजीशन पर हो और आपके लिए होराइजन लाइन क्या है? आपके लिए होराइजन लाइन ये है जैसा इन्होंने बताया। अब आप तो जानते हो कि यह अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वहां पर नॉर्मल की तरफ बेंड होने के कारण जो लाइट, जो सन होराइजन के नीचे भी रहेगी उसकी लाइट बेंड होकर हमारे सामने पहुंच सकती है और हम सीधा देखते हैं, इसलिए हमको सन कैसा दिखेगा कि देखो सनराइज हो चुका है। तो कई बार क्या हर एक दिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको सनराइज के 2 मिनट, एक्चुअल सनराइज यानी सन जब एक्चुअली होराइजन के ऊपर आएगा उसके 2 मिनट पहले से लाइट की रिफ्रैक्शन के कारण लाइट हम तक पहुंचने लगती है और हमको सनराइज से पहले ही दिखने लगता है। अपने उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज या अर्ली सनराइज। अब ये होराइजन तो फिक्स है, होराइजन तो यही रहेगा।
अब ये इधर से सन जाता 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 यहां पहुंचता, और फिर ये जब डूब भी चुका होता है, सन नहीं जाता, हम जाते हैं, पर दिखता क्या सन का जाते हुए ना, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। ऑल्दो इन अ फैक्चुअल वे सन नहीं जाता, हम रोटेट कर रहे हैं। तो भैया सन जब होराइजन के नीचे भी होता है तब भी उसकी लाइट रे बेंड होकर हम तक पहुंच जाती है, एंड दैट मेक्स इट व्हाट डिफरेंट। अब यहां बेंड नहीं होनी चाहिए थी, रुको मैं करेक्ट डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ी सी करेक्शन चाहिए। यहां से पूरी की पूरी लाइट रे यहां तक करेक्ट जाएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट बेंडिंग। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता, तो इट विल गो एंड देन बेंड टू हिम, एंड इट विल स्टार्ट सीइंग इट। इसलिए सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमको सनसेट दिखती है, और सनराइज होने के 2 मिनट पहले से हमको सनराइज दिखने लगती है। इसका मतलब सनराइज अर्ली हो गया और सनसेट डिलेड हो गया। तो कोई पूछे कि भैया एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के रीजन क्या है, तो सीधे बोलने का, होराइजन के नीचे रहने के पहले के बाद भी 2 मिनट तक के लिए, जब तक अर्थ रोटेट करेगा और सन होराइजन के ऊपर आ जाएगा, उतने देर भी जब सन होराइजन के नीचे भी है, हमको सन होराइजन के ऊपर दिखता है, क्योंकि हमारे आंखों में लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण पहुंच जाती है। सिमिलरली जब सनसेट होता है तो होराइजन के नीचे जाने पर भी सन 2 मिनट तक उसकी लाइट रेस हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, इसलिए सनसेट होने के बाद भी हमको सूरज दिखती है, सन दिखता है। दैट्स व्हाई दैट सनसेट इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। 2 मिनट लेट से सनसेट होता है, 2 मिनट एडवांस सनराइज हो जाता है। सो दैट इज द रीजन, इट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। One of the next phenomena is scattering of the light. ये चीज आप लोगों ने पक्का देखा होगा, अगर कोई सन गांव गया या कोई पिक्चरस्क लोकेशन जैसे मनाली सब में गए हैं और अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए आप गए हो किसी पॉन्ड के किनारे, अगर आसपास थोड़ी लंबे पेड़ हैं तो पेड़ों के बीच में बीम ऑफ द लाइट सेपरेट होते हुए दिखती हैं अपने को, एंड इट लुक्स सो ऑसम। पर फ्रॉम द कॉमन सेंस वी नो दैट विजिबल लाइट रे को भी किसी चीज को हिट करके रिफ्लेक्ट हमारे पास आना होता है। ये लाइट की पाथ कैसे दिख रही है? हवा ही तो है, हाउ इज इट विजिबल? तो ये विजिबिलिटी के पीछे लॉजिक ये है कि अगर हवा में ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड हो जिससे लाइट टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाए सम ऑफ द लाइट रेस, तो वो पार्टिकल विजिबल होते हैं, और लाइट उस पार्टिकल से जा रही है, इसलिए लाइट की पाथ भी विजिबल होती है। समझ में आया? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल पे टकराना और डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ जाना, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो फेनोमेना जहां बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में डायरेक्ट होता है जब वो अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है। तो और टिंडल इफेक्ट वही है कि हम लोगों को एक फाइन बीम ऑफ डस्ट के बीच से गुजार दिया जाए, एक फाइन बीम ऑफ लाइट को, तो वो लाइट तब विजिबल होगी जब उस रूम में डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स कुछ ना कुछ हवा में हो, जिससे लाइट टकरा के स्कैटर करे। समझ में आया? सिमिलर एग्जांपल अगर देखो तो सनलाइट जब डेंस फॉरेस्ट से जाता है तो टाइनी ड्रॉपलेट जो हवा में मिस्ट में होती है वो लाइट को स्कैटर करती है और लाइट की बीम दिखती है, जिसकी आप बड़े अच्छे सिनेमैटिक फोटोज देखते होगे, वॉलपेपर्स देखते होगे। समझ में आ रहा है? अब आपके दिमाग में आएगा सर हर एक जगह जब मैं देखता हूँ फोटो तो वो डिफरेंट टिंट ऑफ कलर होती है। पहली बात तो एडिटिंग, चलो छोड़ो, फोटोग्राफर ऑनेस्ट है, जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा, बट किस कलर की लाइट स्कैटर होगी वो डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल पर। जैसे कि नॉर्मली जब हम स्काई की बात करते हैं तो स्काई में जो पार्टिकल साइज है वो वायलेट ब्लू इन दोनों को स्कैटर करता है, और कभी कभी ज्यादा पार्टिकल्स हों, क्लाउड हो, ये सब हो, तो ऑरेंज और रेड को भी करता है स्कैटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिन दहाड़े जहां आप देखते हो वहां व्हाइट लाइट स्कैटर होता है, नहीं ऑलमोस्ट हर एक लाइट स्कैटर होता है। तो कौन से स्कैटर होंगे मेनली वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पर, कि पार्टिकल किस साइज की है और किस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर सकती है, इंटरैक्ट करने में कैपेबल है। क्लियर है? तो स्कैटरिंग पार्टिकल जब बहुत ज्यादा होती है और साइज काफी बड़ी होती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, तो हमको व्हाइट लाइट स्कैटर होता दिखता है। जब पार्टिकल बहुत छोटी छोटी होने लगती है तो हमको डिफरेंट कलर और डिफरेंट वेवलेंथ दिखते हैं। तो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, और ये रही उसकी एकदम अमेजिंग सी एग्जाम्पल। अगर आपके पास विंडो है और आसपास डस्ट भरी है तो आप लाइट बीम की जगह दे सकते हो, और जब कैनोपी या अपनी ढेर सारा फॉरेस्ट उससे छुपा हुआ एक एरिया जिसके पीछे सनराइज हो रही है तो लाइट उसमें से इस तरह से बीम से आता हुआ दिखेगा।
नाउ व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? अब आपको तुरंत आइडिया आ गया होगा कि यस, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज द रीजन। और पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी वाले या फिर लोअर वेवलेंथ वाले लाइट को तो स्कैटर कर पाती है, लेकिन हायर वेवलेंथ वाले को नहीं कर पाती। यानी शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू स्कैटर हो पाता है, वहीं पर रेड स्कैटर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब क्लियर स्काइज होंगी तो सनराइज को चलने के लिए कम मीडियम मिलेगा रिफ्रैक्ट होने के लिए। तो हाँ, जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर पाएंगे वो हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ को कर पाएंगे, वहीं पर रेड और येलो बच जाती है। लेकिन वहीं क्लाद जब सन बहुत दूर होने लगता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो उल्टी भी होती। तो बोलोगे कब? अरे सनराइज और सनसेट के वक्त में स्काई रेड और क्रिम्सन दिखता है और ऑरेंज भी कभी कभी दिखता है। रीजन क्या होता है कि हॉराइजन के पास जब सन डूबना चालू करता है तो हॉराइजन से जो रेज निकलती हैं उसको सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। क्या करने के लिए बेटा? अर्थ के सरफेस पर पहुंचने के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी कलर के विजिबल लाइट रास्ते में ही स्कैटर हो चुके हैं। रेड बीइंग लार्जेस्ट वेवलेंथ, वही सिर्फ बचता है हमारे पास आने के लिए, इसलिए पूरी स्काई रेड दिखती है। लेकिन दिन में शॉर्टर पाथ कवर करती है एटमॉस्फेयर में लाइट रेज। तो हाँ, शॉर्टर वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी लाइट रेज तो स्कैटर हो जाती है, लेकिन बाकी सब अनस्कैटर्ड हम तक पहुंच जाती है। क्लियर है? एंड दिस इज द रीजन फॉर द स्काई बीइंग ब्लू। लिख लीजिए, आपके पास 2-3 मिनट का समय। ये रहा डायग्राम। किसी को डायग्राम नोट डाउन करना है, ड्रॉ करना है तो पॉज द वीडियो एंड डू इट। मैं 3 सेकंड के लिए यहां पर रुकूंगा। और इसके साथ ही हमारा एंड होता है ये क्लास आज के लिए। अभी एक छोटी सी टॉपिक इसमें बाकी रह गई है जो हम लोग क्लास में करेंगे, और एक एडिशनल वीडियो डाला जाएगा कि डिफेक्ट करेक्शन, आई की डिफेक्ट करेक्शन के न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट बताई रहेगी और आपको डिसाइड करना रहेगा कि कितने पावर की कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर्स को रिकमेंड करे ताकि उसकी विजन की करेक्शन हो जाए। तो वो न्यूमेरिकल अपने लोग एक एडिशनल वीडियोस में देखेंगे, और साथ में ही सेम न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हम क्लास में भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, जो लोग अभी इस वीडियो को तुरंत फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा एफर्ट एलोकेट कर सकें कि वो एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल बनाए ज़्यादा लोगों तक। सो थैंक्स एंड गुड बाय।